प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं एमए फाइनल की, और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी से संबंधित, वो चल रहा था वायुमंडल की संरचना व संरचना। वायुमंडल संरचना वह संगठन हमारा कंप्लीट हो गया था। हम बात कर रहे थे संरचना। इससे पहले हमने एक डायग्राम देखा था, और डायग्राम में सबसे पहले जो निचले स्तर पर जो मंडल होता है, वो मंडल कौन सा था? शोभ मंडल था। कौन सा मंडल था? शोभ मंडल था। और इस शोभ मंडल के बहुत सारे नाम भी हैं। देखिए, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है इसको। सबसे नीचे का है, इसलिए इसको अधोमंडल भी कहा जाता है। और इसमें जो विक्षोभ स्थापित होता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। डिस्टरबेंस आता रहता है इसके अंतर्गत। और लास्टली हम कहेंगे इसको क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। एक ही मंडल के अन्य नाम हैं। कहीं आपको परिवर्तन मंडल स्पष्ट होगा, कहीं आपको अधोमंडल, और कहीं आपको विक्षोभ मंडल दिखाई देगा। या हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। कई बार इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलता है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। तो देखिए, शोभ मंडल हमने पहले बात की थी 0 किलोमीटर, या हम बात कर सकते हैं धरातल की। औसत हमने कितनी बात की? औसत की बात करेंगे 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन ये ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई, ये तो औसत है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाई इसकी कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, विषुवत रेखा 0 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर शोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों की बात करेंगे तो ध्रुवों पर शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी पाई जाती है? 8 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप ध्रुव पर हैं और वहाँ के धरातल की बात करेंगे तो वहाँ के धरातल से 8 किलोमीटर तक क्या है? शोभ मंडल स्पष्ट होता है, और 8 किलोमीटर के बाद में शोभ मंडल नहीं स्पष्ट होता है। विषुवत रेखा की बात करेंगे तो 18 किलोमीटर स्पष्ट हो रहा है किसकी? शोभ मंडल की ऊंचाई। लेकिन औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 12 किलोमीटर भी स्पष्ट होता है। कई बार किन्हीं बुकों में 13 किलोमीटर भी दिखाई देता है। ये 13 किलोमीटर किस आधार पर निकाला गया है? देखिए, मैक्सिमम 18, मिनिमम 8, कितने हो गए? 26 हो गए। कितने कारक है? 2 कारक हैं। औसत क्या निकल गया? 13 किलोमीटर। कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो औसत 13 भी मिल सकता है और 12 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम 18 किलोमीटर और न्यूनतम कितनी है ध्रुवों पर? 8 किलोमीटर। अब ये यहाँ पर अधिक क्यों पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर शोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो अधिक क्यों स्पष्ट हो रही हैं? तो देखिए, इस प्रकार के कथन और कारण से संबंधित कई बार कंपटीशन में आ जाता है। तो याद रखना कि जो संवहनीय धाराएं होती है, कन्वेंशनल करंट होती है, संवहनीय धाराओं के कारण
क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक स्पष्ट होती है। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है, संवहनीय धाराएं क्या है, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, ताप कैसा मिलता है, अधिक मिलता है, क्योंकि सर्वाधिक सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पर प्रतीत होती हैं, बिल्कुल सीधे से मार्ग में विषुवत रेखा पर। इनमें डिफरेंस बहुत कम रहता है, ठीक है। यहाँ सूर्य की विकिरण अधिक रहेगी, 0 डिग्री पर ताप भी अधिक प्राप्त होगा, इससे हवाएं, ताप अधिक है तो वायु कैसी रहेगी, गर्म, और गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होगी तो हल्की जो चीज होती है वो क्या होती है, ऊपर उठती है। क्या करती हैं, ऊपर उठती। ये गर्म हवाएं, तेज गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेगी तो ये बहुत अधिक मार्ग पर चली जाती है। जैसे जैसे गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ती जाएगी, इन्हीं को क्या बोलते हैं, संवहनीय धाराएं बोलती हैं। जो हवाएं भूमध्य रेखा पर धरातल से ऊंचाई की ओर जा रही है इस प्रकार से, इन हवाओं को क्या कहती हैं, संवहनीय धाराएं कहती है। ये तेज गति से ऊपर उठती हैं और काफ़ी मार्ग तय करती हैं। काफ़ी मार्ग मतलब ये लगभग 18 किलोमीटर तक इसको इफेक्ट करती हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो याद रखना, आगे हम बात करेंगे कि धरातल से ऊपर जाने के कारण तापमान क्या मिलता है, कम होता हुआ चला जाता है। तापमान कम होता हुआ चला जाता है। तो देखिए, हम भूमध्य रेखा के क्षेत्रों की बात करेंगे तो कई बार इस प्रकार से स्टेटमेंट आता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊपरी भाग में ध्रुवों की अपेक्षा तापमान कम पाया जाता है। ध्रुवों की अपेक्षा तापमान कम पाया जाता है ऊपरी क्षेत्रों में। अब ये देखिए 8 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ 18 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे, एक तो 8 किलोमीटर पर तापमान मिलेगा, मान लीजिए 8 किलोमीटर पर तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस माइनस, लेकिन 18 किलोमीटर वाला कहाँ चला जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस या -70 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में तापमान कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको पता है 1000 मीटर कह सकते हो या 1 किलोमीटर कह सकते हो, -6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है धरातल से ऊपर जाने पर। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा 165 मीटर ऊपर जाने पर -1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। दोनों पर बात एक ही है, उसको काउंट करोगे तो वो इतना ही निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर की। जैसे दूरी अधिक होगी तो क्या होगा, फिर तापमान भी ज़्यादा कम होगा। तो इस प्रकार के तथ्य भी हमें स्पष्ट होते हैं। अब देखिए, जो क्षोभ मंडल हैं, इस क्षोभ मंडल के ऊपरी क्षेत्र की बात करेंगे तो याद रखना, क्षोभ मंडल के किन क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों में एक तेज हवा चलती है जिसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, क्षोभ मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में जेट स्ट्रीम चलती है और इसकी जो गति होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती हैं और ये पूरी पृथ्वी पर चलती हैं। इसके कुछ प्रकार भी हैं, 4 प्रकार हैं जेट स्ट्रीम के। 3 तो पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं, एक पूर्वी क्षेत्र में चलती है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। इसका हम वर्णन आगे करेंगे। तो याद रखना, क्षोभ मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में किस प्रकार की हवा चलती है, जेट स्ट्रीम। दूसरी हम बात करेंगे, जो ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है, ये जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि सारी की सारी क्रियाएं कहाँ हो रही हैं, इसी मंडल में हो रही हैं। जीवन की दृष्टि से जलवायु की बात करेंगे तो
मानसून की बात करेंगे तो, और मौसम की बात करेंगे तो यहीं, और ऑक्सीजन गैसों की बात करते हैं तो यहीं। तो सारे के सारे कारक क्या हैं जो जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, तो जीवन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। समस्त मौसमी घटनाएं इसी में, समस्त मौसमी जो घटनाएं, जैसे वर्षा की बात करेंगे, आंधी की बात करेंगे, तूफान की बात करेंगे, संघनन की बात करेंगे, या तेज धूप की बात करेंगे, तो सारे की सारी क्रियाएं कहाँ हैं, इसी सौरमंडल में घटित होती हैं। और सौरमंडल की किसके द्वारा, ये देखिए सौरमंडल गर्म होता है, सौरमंडल गर्म होता है, लेकिन किसके द्वारा गर्म होता है, याद रखना, पार्थिव विकिरण के कारण गर्म होता है सौरमंडल। पृथ्वी से जो किरणें वापस जाती हैं, तो वापस जाती है तो यहाँ इस सौरमंडल के अंतर्गत क्या है, हमने पहले पढ़ा है, इसको जोड़कर देखिए कड़ी को, कि जलवाष्प अधिक पाया जाता है। 90% जलवाष्प कहाँ पाया जाता है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई में, है ना। तो 90% जलवाष्प है, ये जलवाष्प बाहर नहीं जाने देता है पार्थिव विकिरणों को, तो इससे क्या होता है, ये सौरमंडल गर्म हो जाता है, जैसे कंबल की हमने बात की थी। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव, वो इसी के कारण हमें स्पष्ट होता है। वो भी किस मंडल में, जब गर्म हो रहा है पार्थिव विकिरणों से, तो वो भी क्या है, सौरमंडल में ही स्पष्ट होता है। और मौसम वैज्ञानिकों के लिए गहन अध्ययन का मंडल माना जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक चीज और रह जाती है, देखिए कई बार सौरमंडल के नामकरण की बात आती है, तो एक व्यक्ति का नाम आता है, टीजरेंस डिबोर्ड। टीजरेंस डिबोर्ड नाम के व्यक्ति ने सौरमंडल की खोज की। इस प्रकार का भी तथ्य हमें स्पष्ट होता है, लेकिन इसके अपेक्षा हम इन तथ्यों पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो आ गया, चलो ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन ये जितने भी तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप अच्छी तरीके से देखिए कि सौरमंडल में किस प्रकार का परिवर्तन स्पष्ट होता है। अब देखिए सौरमंडल के जस्ट ऊपर एक सीमा पाई जाती है जिसको पोज कहते हैं। क्या कहते हैं, पोज। ये 12 किलोमीटर पर आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है जी। फिर यहां पर औसत 1.5 किलोमीटर की मोटाई में, औसत, मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे 2 से 3 किलोमीटर, औसत कितनी है, 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज कहा जाता है। क्या, शोभ सीमा कहा जाता है। और ये सीमा क्या होती है, देखिए एक मंडल और दूसरे मंडल की बात करते हैं तो दोनों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है। दो मंडलों के मध्य एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जिसको हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, पोज कहते हैं। तो याद हो गया आपको कि भी सीमा क्या होती है या पोज क्या होता है। तो जो सीमा होती है दो मंडलों के मध्य, जो नीचे वाला मंडल होता है उसी के नाम से उसके ऊपर क्या मिलती है, सीमा। जैसे नीचे क्या है, शोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, तो जस्ट इसके ऊपर कौन सी सीमा मिलेगी, याद रखना ट्रोपोपोज, इसी के नाम से शोभ सीमा मिलेगी। इसकी मोटाई क्या है, 1.5 किलोमीटर। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मौसमी परिवर्तनों की छत। क्या होती है, मौसमी परिवर्तनों की छत। अब देखिए एक रूम होता है और रूम का जो टॉप लेवल होता है वो क्या होती है, छत होती है। छत से ऊपर हम बात करेंगे तो वो एक एनवायरनमेंट अलग ही मिलेगा आपको, एक खुला वातावरण मिलेगा। हो सकता है दूसरा
रोम भी मिल सकता है, लेकिन उस रोम की जो अंतिम सीमा है वो क्या है, छत है। तो जो मंडल आपने यहाँ देखा कि यहाँ इस मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, तो वो मौसमी घटनाएं लास्ट कहाँ होती हैं, उसका अंतिम बिंदु कहाँ है, शोभ सीमा है। इसीलिए इस शोभ सीमा को क्या कहा गया है, मौसमी परिवर्तनों की छत। इससे ऊपर की बात करेंगे तो कोई भी मौसमी परिवर्तन यहाँ स्पष्ट नहीं हो। तो ये हमने बात की है शोभ मंडल की, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, एक और मंडल आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, उसकी बात करें। समताप मंडल, देखिए इसके भी कुछ अलग नाम हैं। एक नाम आता है इसका, इसको बोलते हैं विलुप्त मंडल। कौन सा मंडल, विलुप्त मंडल, और इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो आप ये जो इंग्लिश का कंटेंट है इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए, क्योंकि पीजी लेवल की बात कर रहे हैं हम, हमें इतना पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन आगे हम बात करेंगे बड़े बड़े भूगोलवेताओं का, उनका जो रेफरेंस दिया हुआ है वो ज़्यादातर इंग्लिश के अंतर्गत दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे तो हमें वहाँ पर परेशानी नहीं होगी समझने में, अगर कोई इंग्लिश कंटेंट भी हमें मिलता है तो। अब देखिए, 12 किलोमीटर शोभ मंडल, फिर हमने बात कर ली शोभ सीमा की बात कर ली। अब इस शोभ सीमा से ऊपर बात करेंगे हम, कितने, 50 किलोमीटर। यहाँ कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। अब कई बार समताप मंडल की ऊंचाई से संबंधित हमें पता तो होता है, लेकिन हम उसके आंसर को गलत पुटअप कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो है जी 50 किलोमीटर, धरातल से 50 किलोमीटर, धरातल से 50 किलोमीटर। एक तथ्य और आता है, शोभ सीमा से 50 किलोमीटर। अब दो तथ्य हमारे पास में है। अब देखिए इसकी जो सीमा शुरू हो रही है, यहाँ डायग्राम से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि यहाँ शोभ सीमा खत्म हो रही है और उसके बाद में ही ये समताप मंडल शुरू होता है और अंतिम है 50 किलोमीटर। तो कौन सा तथ्य सही होगा, ये तो होगा नहीं। धरातल से बात करेंगे तो ये तो शोभ मंडल है, शोभ मंडल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो क्या होगा, शोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। अब देखिए एक सामान्य सी अवधारणा है, आप स्वयं जान सकते हैं अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाए। कई बार ये पूछता है भूमध्य रेखा के क्षेत्र में समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ध्रुवीय क्षेत्र में समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, ये कई बार तथ्य स्पष्ट होता है। तो देखिए यहाँ कितना था शोभ मंडल 18 और यहाँ कितना था शोभ मंडल 8। समताप कहाँ तक, मैक्सिमम 50 तक ही है, कहीं भी ले सकते हो आप, कहीं भी पूरी पृथ्वी पर बात करेंगे मैक्सिमम कहाँ है
चाहे ध्रुवों पर, चाहे विषुवत रेखा पर, चाहे कहीं और 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर 50 मैक्सिमम। अब देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी 50 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी 50 है। अब देखिए शोभ मंडल कितना है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, 18, और ध्रुवीय क्षेत्रों में शोभ मंडल कितना है, 8। समझ में आ रहा है? ये देखिए शोभ मंडल 18 है और 8 शोभ मंडल ध्रुवीय क्षेत्रों में है। अब मैंने क्या कहा था, शोभ सीमा से या शोभ मंडल से जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई है वहां पर समताप मंडल मिलता है। तो यहां पर हमने शोभ मंडल को हटा दिया और यहां पर 8 किलोमीटर वाले शोभ मंडल को हटा दिया। अब देखिए समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कम मिलती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में समताप मंडल की ऊंचाई ज़्यादा मिलती। इस प्रकार से हमें कंक्लूजन निकालना है। प्रत्येक कंसेप्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन्हीं तथ्यों को हमें अच्छी तरीके से भली भांति रूप से समझने की आवश्यकता है। अगर हम एक भी तथ्य को छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।